नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक वेव्स एंड साउंड। अच्छा, वेव्स। अब ये जो थोड़ा चैप्टर है ना, अब अभी तक क्या था, जो भी चैप्टर्स चल रहे थे हमारे मैकेनिक्स के, काइनेमेटिक्स से लेके सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, तो अभी इस तक क्या था कि सब दिख रहा था सब कुछ। अब क्या है कि यहाँ से थोड़ा दिखना खत्म होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। एक फ्लूइड वाला टॉपिक आएगा, उसमें थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगी, फिर तो बस जो है विजुलाइज ही करना है, दिखेगा कुछ नहीं। तो ना दिखने की शुरुआत का चैप्टर है ये, वेव्स एंड साउंड। ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि वेव्स हम किसको बोल रहे हैं। तो अगर देखो, ध्यान से सोचो, तो हम लोग जो है वेव से घिरे हुए हैं चारों तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, साउंड वेव, मतलब चारों तरफ वेव ही वेव है। अब वेव बेसिकली है क्या, किसको डिफाइन करेंगे वेव हम, बताएगा कोई? व्हाट इज अ वेव? disturbance in a medium. हाँ, बोल सकते हैं इट इज़ अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। देखो, इसको विजुलाइज हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मान लो लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं क्यू में, या मान लो साइकिल स्टैंड पे कई सारी साइकिल्स लगी हुई हैं और तुमने एक तरफ से एक साइकिल को तुमने पुश कर दिया, तो तुम देखोगे कि लाइन से वो सारी साइकिलें जो है गिरती चली जाएंगी। ठीक है। तो वो जो साइकिल हैं, वो एक तरह से हो गया मीडियम पार्टिकल्स, मतलब वो हो गए मीडियम के पार्टिकल। और जो ट्रैवल हुआ है, मतलब जब साइकिलें गिर रही होंगी, तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आगे बढ़ रहा है, तो वो जो आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग वेव बोल रहे हैं। ध्यान रखना, उस साइकिल को वेव नहीं बोल रहे हैं हम लोग। वो जो डिस्टरबेंस है, जिसको हम लोग फील तो कर रहे हैं बट हम लोग एक्चुअली डिस्टरबेंस देख नहीं पा रहे हैं, तो वो जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है, उस डिस्टरबेंस को हम लोग वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब वेव जो है वो कई टाइप के हैं अलग अलग। कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ है मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनाई तुम्हें सुनाई पड़ रहा है। अब तो खैर चलो, अभी तो बीच में कन्वर्ट भी हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लेकिन मान लो क्लासरूम में बैठे हैं और मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, तो इट इज सिंपली साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है वो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल हो रही है। मतलब मेरे मुंह से लेके तुम्हारे कानों तक जितने भी एयर पार्टिकल हैं वो सारे के सारे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो वो बिल्कुल उसी तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं जैसे वो साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया है। बट ये कि एयर में हमको पार्टिकल दिखेंगे तो है नहीं, बट साउंड सुनाई दे रहा है तो यू कैन फील। तो वेव भी कुछ ऐसा ही है कि उसको हम फील तो कर सकते हैं, बट वेव प्रोपोगेशन हम ऐसे देख तो नहीं सकते हैं। बट हाँ, एक खास बात है, एक अच्छी बात यह है कि जो वेव प्रोपोगेशन में कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर सबके लिए सेम है। फिर चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो एयर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो, या जैसे कभी तुमने देखा होगा एग्जांपल क्या है कि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को अगर हम एक एंड डिस्टर्ब करें तो वो जो पल्स बनता है, वो पल्स तुम देखते हो अपने आप आगे बढ़ता है। मतलब तुमने जो डिस्टर्बेंस दी है वो है वर्टिकली, लेकिन वो जो पल्स है वो आगे अपने आप बढ़ता है। तो आगे बढ़ाने में तुम्हारा कोई रोल नहीं था, तुम्हारा रोल था वेव जनरेट करने में। तो वेव प्रोपोगेशन जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम ही उसको ले जाएगा। ये साइकिल वाले एग्जांपल में भी तुमने पहली वाली साइकिल को केवल पुश किया है, आगे अपने आप ट्रेवल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग नीड की अलग अलग टाइप की वेव्स हैं। हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स स्टडी करनी है। मैकेनिकल वेव्स एक हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स और एक स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूडनल। बहुत सारी बातें दोनों में कॉमन ही है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव में तो फिर भी हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी और हम फील कर पाएंगे। तो सेम वही वही चीज अगर हम लॉन्गिट्यूडनल में अप्लाई करेंगे तो नहीं भी दिख रहा होगा तो भी हम आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडी। तो सबसे पहले तो इसमें ये लिख देते हैं कि व्हाट इज अ वेव। तो एक लाइन इसमें मेंशन कर दो, इट इज a disturbance, it is a disturbance which travels from one point to another point। अब इसमें दोनों टाइप की हैं, तो ऐसे लिख देते हैं विथ और विदाउट हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। विथ और विदाउट हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेव इज सिंपली, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, it is transfer of energy from one place to another place। it is simply transfer of energy
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कि हम इसको किस किस टाइप में डिफाइन करते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन तो इसका है बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन। तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेव्स जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक जिनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी हो गई नॉन मैकेनिकल। ठीक है, अच्छा नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलो या फिर इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो, एक ही मतलब है, नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल क्या बनेंगे तो भाई, मैकेनिकल वेव्स के क्या एग्जांपल बनेंगे? तो साउंड वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्ट्रिंग वेव बोल सकते हैं, स्ट्रिंग वेव भी मैकेनिकल वेव है। या फिर साउंड वेव, साउंड वेव इज आल्सो मैकेनिकल वेव, क्योंकि अगर बीच में एयर नहीं हो, वैक्यूम हो जाए बिल्कुल, तो नहीं सुनाई देगा। जैसे बोलते हैं ना साउंड प्रूफ ग्लास होते हैं, तो साउंड प्रूफ ग्लास में ग्लास के अंदर तो साउंड ट्रेवल करता है, बट उस साउंड प्रूफ ग्लास में क्या करते हैं, बीच में एक ऐसा लेयर बनाते हैं जो वैक्यूम होता है। मतलब एक ग्लास है दूसरा ग्लास है और बीच में वैक्यूम है, तो होता क्या है कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास वो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है वैक्यूम होने की वजह से, तो इसलिए वो साउंड प्रूफ ग्लास हो जाता है। ग्लास में तो ट्रेवल होता ही है साउंड का। स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, या ऐसे बोलते हैं वाटर वेव्स। ठीक है ना, अर्थक्वेक आता है तो उसमें सिस्मिक वेव्स हो गई, तो ये सभी वेव्स ही की ही कैटेगरी है। वाटर वेव्स ऐसे कि जैसे मान लो कि वाटर एकदम एकदम शांत है, तुम एक पत्थर फेंको उसमें तो तुम्हें क्या रिपल्स नजर आएंगे। तो अगर तुम उनको थोड़ा और ध्यान से देखना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो जो सर्कल है जहां तुमने वो पत्थर फेंका है, वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो डिस्टरबेंस बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर तुम वहां पे कोई कागज का टुकड़ा डाल दो तो तुम देखोगे कि वो कागज का टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी जगह ऑसिलेट होगा। तो जो बाहर की तरफ ट्रैवल हो रहा है वो वेव है, और वो जो कागज का टुकड़ा है वो एक मीडियम पार्टिकल है, इट इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन सिंपली। तो मैकेनिकल वेव में हम लोग सिंपली ये बोलते हैं कि वेव्स which require which require medium to travel, which require medium to travel। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, तो देखो वैसे तो मैंने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई। अब उनको तुम अल्ट्रा वायलेट वेव्स बोलो, ठीक है ना, लाइट वेव्स बोलो जिनको हम विजिबल बोल सकते हैं, या जैसे हम लोग एक्स रे बोल रहे हैं, गामा रेज बोलते हैं। तो ये सारी की सारी नॉन मैकेनिकल है। एक्चुअली इन सबका कंबाइंड नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फर्क सिर्फ इनके वेवलेंथ का है, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हैं, बट है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, दिस इज वन क्लासिफिकेशन। दूसरा एक क्लासिफिकेशन और हो सकता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कि अगेन वेव्स दो टाइप के हो सकते हैं। वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स वेव्स एंड longitudinal waves। waves can be transverse और longitudinal। ठीक है, ट्रांसफर्स किस में बोलेंगे, तो इसमें हम बोलेंगे कि व्हेन, ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। मान लो कि वेव का जो प्रोपोगेशन है वो है एक्स डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो वेव का प्रोपोगेशन डायरेक्शन अगर एक्स डायरेक्शन है, और सपोज मीडियम पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो उसके परपेंडिकुलर है, ये ऑसिलेशन है
मीडियम पार्टिकल्स का, मतलब मीडियम पार्टिकल्स अप डाउन ऑसिलेट हो रहे हैं और वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही है। इसका एग्जांपल है जैसे स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव में हम लोग जब ये पल्स जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग वेव में जब हम ये पल्स जनरेट करते हैं तो ये पल्स तुम देखते हो आगे की तरफ जाती है, जाती है। लेकिन तुम अगर मीडियम पार्टिकल्स को देखोगे, मीडियम पार्टिकल्स का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, तो तुम ध्यान से देखो तो ये स्ट्रिंग के पार्टिकल्स अप डाउन मोशन करेंगे। अभी जैसे ऊपर की तरफ पल्स है तो उनका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट और वेव का प्रोपोगेशन वो परपेंडिकुलर अगर है तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोलेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल में सिंपली बोल सकते हैं कि अगर प्रोपोगेशन डायरेक्शन और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन डायरेक्शन वो मैच कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स भी एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं और वेव भी एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो रही है, देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस कैटेगरी में आती है साउंड वेव, ठीक है ना। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी ट्रांसवर्स है। क्यों ट्रांसवर्स है, क्यों भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं, बताओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट होते हैं। हाँ, सर पोलराइजेशन से भी तो एक्सप्लेन हो सकता है। हाँ, एक ही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसको हम लोग ट्रांसवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। और इसमें पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसमें वैसे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सोर्स becomes frequency of waves, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि it is property of source, hence it does not change with medium, it does not change with medium as wave propagates, it does not change with medium as wave propagates। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब समझे क्या है, मतलब जैसे मान लो स्ट्रिंग वेव है, तो स्ट्रिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना होगा, स्ट्रिंग का एक एंड ऑसिलेट कराना होगा अप डाउन। तो जो ऑसिलेट करा रहा है ना, जो भी उसको ऑसिलेट करा रहा है वो बन जाता है सोर्स। तो सोर्स की प्रॉपर्टी बनती है फ्रीक्वेंसी, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा कि सोर्स कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा भाई। लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर है तो उसको हम लोग 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम लोग 2 पाई f लिख सकते हैं, या इसको 2 पाई/t लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट होगी
फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब फिक्स रहेगा। ये मीडियम चेंज होने के साथ चेंज नहीं होंगी। जैसे वेव अगर एयर से वाटर में चली गई, वाटर से वेव एयर में आ गई, तो उसमें मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज wave speed in a medium हम ऐसे बोल सकते हैं फॉर मैकेनिकल वेव। अब क्योंकि मैकेनिकल वेव के ऊपर ही हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, तो फॉर मैकेनिकल वेव द velocity with which disturbance propagates is called wave velocity। wave velocity और wave speed एक ही मतलब है, ठीक है ना। ध्यान नहीं रखना, it is property of medium, it is property of medium, hence it does not depend on source। it is property of medium, दोनों के लिए ध्यान रखना कि कौन सोर्स की प्रॉपर्टी है, कौन मीडियम की प्रॉपर्टी है। जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो मीडियम के साथ चेंज होगी, जो सोर्स की प्रॉपर्टी है वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी। क्लियर है दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, तो जो एसएचएम में बोलते हैं वही एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी है। हम लोगों को जो मेनली स्टडी करनी है ना, वो सिंपल हार्मोनिक वेव ही स्टडी करनी है, मतलब ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे एज सच कॉपी हो जाएंगी एक तरह से। तो एम्पलीट्यूड भी उसी कैटेगरी में है। एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज मैक्सिमम displacement from mean position of medium particles, कोई बताएगा कि एम्पलीट्यूड किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है या मीडियम की प्रॉपर्टी है, क्या लगता है? मीडियम की जरूरत। हाँ, पार्टिकल्स में क्या डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसमें थोड़ा और ध्यान रखना है, क्या है कि जब वेव स्टार्ट हुई यानी कि सोर्स से। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि हमने सोर्स कितना एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कराया है। जिस एम्पलीट्यूड पे हमने सोर्स ऑसिलेट कराया है उसी एम्पलीट्यूड का वेव जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि वेव आगे बढ़ रही है और उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाए, क्योंकि वो वेव की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी छोटा होता जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई है या रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, तो उसमें भी एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। यानी कि एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग का जो एम्पलीट्यूड है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन लेटर ऑन जो एम्पलीट्यूड होगा वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। बताओ ये बात समझ में आती है? लिख लेना इसमें कि इनिशियल एम्पलीट्यूड depends on source, but later on it may change as wave propagates in
डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना। स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड जो है, इनिशियल एम्पलीट्यूड, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा, बट बाद में चेंज भी हो सकता है, ये है। ठीक है। अब देखो वैसे तो अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, कई सारी हैं, वेवलेंथ है, फेज है, बट थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे चीजें समझ में आती रहें। तो पहले ये बताओ, पहले ये तीनों पॉइंट क्लियर है? यस सर। सिंपल है। ध्यान ये Yes, जरूर sir. फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कभी भी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेव स्पीड मीडियम के साथ चेंज होगी, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो हो सकता है वेव स्पीड भी चेंज हो जाए। और एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग वाला सोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि मीडियम के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आए, ठीक है ना। Yes. आगे इसके एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, और उसी से हम लोग वेव इक्वेशन भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा जनरेटिंग स्ट्रिंग वेव, ठीक है ना। और इसी में ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वेशन ऑफ वेव। देखो वैसे अगर बोला जाए कि चैप्टर डिफिकल्ट है या चैप्टर इजी है, तो मैं कहूँगा कि चैप्टर बहुत इजी है और स्कोरिंग चैप्टर में से है, ठीक है। मतलब जो मेन मेन छोटी छोटी बातें हैं वो अगर तुम्हें ध्यान में है तो इसमें कोई कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है, ये है। बट इसका जो फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव वाला पार्ट स्टडी करते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, बाकी फिर पूरा बहुत आसान है। तो देखो जनरेटिंग स्ट्रिंग वेव में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखना ध्यान से। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, और स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है उसको हमने सोर्स से कनेक्ट किया है। सोर्स मतलब कि एक तरह का कोई ऑसिलेटर हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो डायरेक्शन है वो y है, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो x है, देखो ध्यान से। और t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये वाला जो एंड है x इक्वल टू 0, आगे यहाँ पे लिख देते हैं एंड एट x इक्वल टू 0 इज कनेक्टेड with an external oscillator, ठीक है, at t equal to 0 which oscillates according to the law x is equal to a sin ओमेगा टी, x नहीं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। मतलब हमने क्या किया है, स्ट्रिंग का वो वाला जो एंड है उसको कनेक्ट कर दिया है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी के हिसाब से ऑसिलेट हो रहा है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे ये मीन पोजीशन पे होगा? लेकिन ये मीन पोजीशन पे तो है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, क्यों भाई? मतलब ये एरो जो बनाया, ये एरो बनाया मैंने वेलोसिटी के लिए, तो ये जो एंड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है t इक्वल टू 0 पे। फिर जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम इसको देखना चाहते हैं टाइम t लेस देन t/4 पे। तो बताओगे t लेस देन t/4 पे इसका शेप कैसा होगा, स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा? मतलब ऑसिलेट तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, समझना, लेकिन उसको हम स्लो मोशन में देख रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है। बताओ तो t लेस देन t/4 का क्या मतलब होगा? तो t लेस देन t/4 का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो एंड है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा,
देखना ध्यान से। लेकिन अभी ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी भी ऊपर की तरफ है, ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। और जितने भी पार्टिकल इससे अटैच हैं, क्या वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा है, ध्यान से देखो वहां पे, जिसका मोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखना ध्यान से, ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो तो ये पॉइंट ऐसा है जिसका मोशन अभी स्टार्ट हुआ है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। फिर हम इसको बनाते हैं कि थोड़ी देर के बाद और बनाते हैं। थोड़ी देर बाद का मतलब है कि अब हम इसको ले लेते हैं, सपोज t इक्वल टू T/4 पे। देखना जरा, t इक्वल टू कैपिटल T/4 पे, बताओ कि क्या होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल T/4 पे ये जो पार्टिकल है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया होगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। लेकिन बाकी जो पॉइंट है वो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं, तो वो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। बताओ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं, सपोज फिर से इसको स्टडी करते हैं। t इक्वल टू T/2 पे। क्यों भाई, बताओ कि T/2 पे क्या होगा। पहला वाला पार्टिकल नीचे आ गया है। इतना वेव बन चुका है, देखो तो जरा ध्यान से, इतना पल्स बन चुका है और ये पार्टिकल अब नीचे की तरफ जा रहा होगा। और ये वो पार्टिकल है जो अभी अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है। इससे जो लेफ्ट वाले पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इससे जो राइट वाले पार्टिकल हैं वो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम ही नहीं पहुंचे हैं, तो वो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। बताओ, ठीक है। फिर जरा एक और डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बना पाए नहीं बना पाए देख ही लो कम से कम, चलो बाद में बना लेना, समझना जरूरी है। फिर अगर हम इसको स्टडी करते हैं t इक्वल टू कैपिटल T पे, तो कैपिटल T पे क्या सिचुएशन होगी, मतलब आधा ऑसिलेशन और हो गया। तो अब क्या है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ आ गई होगी, बोलो। और इधर वाली जो पल्स है वो ये सिचुएशन होगी। यानी अब ये पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पे आ गया और ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पार्टिकल अभी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो ये सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, बाकी सिचुएशन वैसे ही है। और तुम देखोगे कि ये अपने आप पल्स जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। बताओ, ये सारे डायग्राम क्लियर हैं या नहीं, बताओ पहले तो क्या हो रहा है प्रोसेस, स्ट्रिंग वेव को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें मुझे ये बताओ, यस सर, यस सर। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो वेवलेंथ तो हम इसी को बोलते हैं। व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ इज सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की vt। बताओ यस और नो, व्हाट इज वेवलेंथ, तो यहां लिख देंगे वेवलेंथ इज डिस्टेंस
traveled by wave in one time period। तो यहाँ पे हम एक बात ये लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो v इंटू टी के इक्वल है। तो एक ये फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू वी टी, और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं क्या v इक्वल टू न्यू लैम्डा भी लिख सकते हैं। न्यू क्या है, न्यू बन जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। एफ लैम्डा लिखो या न्यू लैम्डा लिखो, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर हम ये पूरा वेव बनाते हैं सपोज, ठीक है, इस तरह से ये वेव है और ये वेव आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्या वेवलेंथ हम लोग ये भी बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या फिर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है? अच्छा, एक और मैं थोड़ा अलग डेफिनेशन लिखूंगा, उस पर जरा फोकस करना, और वो ये है wavelength is also distance between consecutive particles oscillating in सेम फेज। बताओ है क्या ऐसा? वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। यस सर। इस पूरे वेव में सारे पार्टिकल अप डाउन ऑसिलेशन कर रहे हैं, यस और नो बोलो। Yes, sir. यस सर। पार्टिकल अप डाउन ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन सब पार्टिकल अलग अलग, फिर भी अलग अलग हैं। मतलब सबका मोशन एक जैसा तो नहीं है, एम्पलीट्यूड सबका सेम है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, फिर भी पार्टिकल्स में कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस किस चीज का है? जैसे मैं अगर पूछूं कि भाई जैसे एक पार्टिकल ये है पार्टिकल ए, और एक पार्टिकल ये है पार्टिकल बी, तो पार्टिकल ए किधर जा रहा है? पार्टिकल ए जा रहा है नीचे की तरफ, और पार्टिकल बी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के मोशन में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन Phase का sir. डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस है? Yes, sir. Yes, sir. कैसे बताएंगे पाई है? पाई कैसे बताएंगे? अरे सर्कल बनाओगे, याद करो, पुराना मत भूलो। सर्कल में यस एक सर। तो एक ए पार्टिकल यहाँ पे है और एक नीचे जा रहा है, तो बी पार्टिकल यहाँ पे है, तो ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस पूरे वेव में क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन सबका फेज अलग अलग है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो पार्टिकल एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं या एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं, वो पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। सेम फेज का मतलब यही है कि एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे हैं। बताओ, तो ये लाइन जो लिखी है क्लियर है? वेवलेंथ इज आल्सो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। अच्छा देखो, सेम फेज का मतलब है दैट इज फेज डिफरेंस इज 2 पाई। क्यों भाई? सेम फेज का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस है 2 पाई। अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब देना, क्योंकि सब इस इक्वेशन वाले पार्ट में सब चीजें समझने वाली हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमसे कहूं कि ये है पार्टिकल P और ये पार्टिकल P यहां से x डिस्टेंस पे है, तो जरा ये बताओगे कि ये जो पार्टिकल है ये कौन से टाइम पे ऑसिलेट होना शुरू होगा? कितनी देर के बाद पार्टिकल P के ऑसिलेशन शुरू होंगे? Particle P starts oscillating after a time t। हाँ, तो पार्टिकल P और पार्टिकल O के बीच में जो फेज डिफरेंस है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जितने
जितना देर में भाई ओ ने पहले चलना शुरू किया, ध्यान से समझना, दो सर्कल हैं या समझ लो एक ही सर्कल है, ओ पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया और p पार्टिकल कुछ देर के बाद चल रहा है, तो वो कुछ देर के बाद का जो टाइम है, क्या वो टाइम x अपॉन v बोल सकते हैं, जितनी देर में वो वेव वहां पहुंचेगी? बताओ। यस सर। यस सर। वहां v स्पीड से जा रही है, x डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, तो x अपॉन v टाइम के बाद पहुंचेगी। तो ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो पार्टिकल है वो ओमेगा से चलना शुरू हो गया है, तो वो t टाइम में जितना एंगल चल देगा उसके चलने से पहले, वही उनके बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा। बताओ। यस सर। भाई सर्कल है, ठीक है, एक पार्टिकल शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पे ओमेगा से और दूसरा शुरू हुआ t इक्वल टू t पे, तो पहले और दूसरे पार्टिकल में फेज डिफरेंस क्या होगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी बनेगा। तो फेज डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी, या यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी। तो फेज डिफरेंस निकालने का एक मेथड तो ये है, मतलब एक फॉर्मूला तो ये है ओमेगा टी, और दूसरा ये है कि अगर हम ओमेगा को लिख दें 2 पाई बाई लैम्डा, नहीं ओमेगा को ओमेगा को उसके फॉर्म में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में उसको लिखेंगे 2 पाई न्यू और v को लिखेंगे न्यू लैम्डा। तो यहाँ से फेज डिफरेंस का एक और तरीका आ गया, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। और ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है इसको हम लोग बोलते हैं k, k इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। k क्या कहलाता है? k इज एंगुलर वेव नंबर। फॉर्मूले दोनों सेम है, ध्यान से देखो तो अलग अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूले हैं। व्हाट इज x? x को हम लोग बोल सकते हैं x इज पाथ डिफरेंस बिटवीन o एंड p, मतलब x जो है o और p के बीच में पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई जो है वो o और p के बीच में फेज डिफरेंस है। तो अभी बताओ कि फेज में कौन आगे है, किसका फेज ज्यादा है, पार्टिकल O का या पार्टिकल P का? सर ओ आ गया। सर ओ पी से आगे है। O आगे है ना, तो यस सर। SHM ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ SHM क्या था? उसका इक्वेशन ऑफ SHM था x इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो जरा बताओ कि इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू x क्या होगा? उसका इक्वेशन ऑफ SHM क्या बनेगा? दोनों में सिर्फ फेज का डिफरेंस है, तो क्या ए लिखना साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। प्लस डेल्टा फाई लिखना चाहिए या माइनस डेल्टा फाई? माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि फेज किसका ज्यादा है? फेज O का ज्यादा है, P बाद में शुरू हुआ है, तो माइनस डेल्टा फाई आएगा, ठीक है ना। और इसी डेल्टा फाई की अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो ये हो जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। एक बार पहले यहां तक देख लो जितनी बातें हुई हैं, फिर हम आगे कुछ बढ़ेंगे। कुछ डाउट है तो बताओ। सर वो ओरिजिन को अगर सर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही करें तो ही सर ऐसा वेव बनेगा। तो जो वेव जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, यही हमको स्टडी करनी है। अगर हम उसको किसी और फंक्शन से ऑसिलेट कराएंगे तो कोई और टाइप की वेव बनेगी। हाँ, इस वेव में सर हर पार्टिकल का हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ना? हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, तुम देखो ना ध्यान से, सभी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन सेम है, और वो वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो सोर्स का है। सर जैसे सबसे पहला वाला जो ग्राफ था जिसमें t/4 से कम था, है ना, इसमें ये कह सकते हैं कि जो पहला पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ होगा, मतलब वो
एक सेट पॉइंट तक पहुंचा था ऊंचाई तक, हाँ तो उसका अगर अगर हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो a/√2 से कम होगा भी, जब तक वो t/4 तक नहीं पहुंचेगा। हाँ हाँ, a से कम होगा। t/4 का हाँ मतलब, वो जो, हाँ t/4 का मतलब है π/2, 45 डिग्री नहीं है। हाँ हाँ ओके। देखो ये जो इक्वेशन ऑफ वेव आई है, ये इक्वेशन ऑफ वेव तब आई है जब हमने x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 लिया है। मतलब इसकी जो इक्वेशन हम लोगों ने एसएचएम वाली ली वो सबसे सिंपल वाला केस ले लिया, जो हम लोग का डिफॉल्ट केस होता है। अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव लेके चलेंगे, तो वही चेंज हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, तो फाइनल वाले आंसर में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अब इसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बोलेंगे तो ये बनेगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाइव। ठीक है, जिसमें फाइव क्या बोलेंगे, फाइव के बारे में लिखो हियर, फाइव इज इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0। इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल किस पार्टिकल का, जो x इक्वल टू 0 वाला है। अगर वो 0 फेज से स्टार्ट हुआ है तो फाइव 0 है। ठीक है, और ये जो वेव हमने को लिखी है, ये है वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी में जरा ये बताओ कि इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन तो क्या चेंज करना चाहिए। इन नेगेटिव x डायरेक्शन तो प्लस उसका के एक्स हो जाएगा। क्या चेंज करना होगा बता दो, कम से कम इतना ही। क्या ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब x प्लस एक्स की बजाय माइनस एक्स में जा रही है तो माइनस कर दिया सीधे सीधे, तो प्लस बन जाएगा। तो जरा ध्यान रखना, मतलब जब पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो यहाँ माइनस है, और जब नेगेटिव एक्स में जा रही है तो यहाँ प्लस है, उल्टा है साइन। ठीक है इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, तो इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब भी लिख लो। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ वेव इज बेसिकली family of equation of SHMs, that is it is equation of motion of SHM for all the particles, for all the particles of the मीडियम। बोलिए ये लाइन समझ में आई क्या। इक्वेशन ऑफ एसएचएम और इक्वेशन ऑफ वेव में बस जरा सा फर्क है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग लिखते हैं सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, और इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही है, लेकिन ये सारे पार्टिकल्स के लिए है। मतलब हमें जिस पार्टिकल के लिए चाहिए उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हम उसमें रख सकते हैं, जो भी एक्स रख देंगे उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट हो। जैसे फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला करते हो ना, तो यस वेव जो है फैमिली ऑफ एसएचएम्स हो गई। मतलब हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम की फैमिली हो गई है। बताओ। यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे if we put x is equal to x naught in wave equation, we get equation of
we get equation of motion of particle as y is equal to f of t situated at x equal to x नॉट। ठीक है, ये भी पॉइंट। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में इफ वी पुट t equal to t naught in wave equation, if we put t equal to t naught in wave equation, then we get y is equal to f of x, which is instantaneous position of all the particles at t equal to t naught. It is also known as snapshot. It is also known as snapshot. ऊपर मैंने जहां भी बनाया है वेव, अब तुम ये बताओ कि बनाया है बट वो चलता हुआ दिख थोड़े ना रहा है, वो तो एक मूवमेंट पे है ना। तो एक मूवमेंट पे जो वेव की पिक्चर है, फोटोग्राफ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्नैपशॉट। तो अगर हम टाइम रख देंगे इक्वेशन में तो हमको y और x का रिलेशन मिलेगा। तो y और x का रिलेशन बेसिकली कर्व हो गया, यानी कि उस टाइम पे वेव का जो कर्व बन रहा है, तो उसको हम लोग स्नैपशॉट भी बोलते हैं। बताओ पॉइंट नंबर 3 क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट में। जैसे हमको दिया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो मुझे ये बताओ इन दोनों इक्वेशंस में क्या फ़र्क है? क्योंकि अगर तुम कोई बुक उठा के देखोगे तो कोई कोई ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता है, कोई कोई के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखता है। तो तुम्हें ये कन्फ्यूजन आ ही सकता है आगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, या कोई फ़र्क नहीं है। बताओ क्यों भाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। बताओ। यस सर। यस सर। इन दोनों के बीच में कुछ फर्क नहीं है, इन दोनों के बीच में बस फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है। लेकिन क्या होगा ना, इसकी वजह से कुछ चीजें जरूर बदलेंगी। क्या क्या बदलेगा? तो जैसे अगर हम t इक्वल टू 0 पे फोटोग्राफ बनाए तो बताओ कि पहली वाली इक्वेशन का क्या फोटोग्राफ बनेगा और दूसरी वाली इक्वेशन का क्या फोटोग्राफ? डायरेक्शन नीचे होगी। मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर हम पहले वाले को देखेंगे, पहली वाली इक्वेशन, तो t इक्वल टू 0 पे पहली वाली इक्वेशन दिखने में कुछ इस तरह से आएगी, जहां ये भी इसी तरफ रही है। और t इक्वल टू 0 पे अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगी। तो फर्क कोई नहीं हुआ एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों भाई, ये है कुछ फर्क? ये तो बनाते जाओ आगे वैसे ही है। ये तो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। हाँ ये जरूर है कि t इक्वल टू 0 पे दोनों का दिखने में शक्ल थोड़ी सी अलग है। क्लियर है पॉइंट? मतलब सर ऑलवेज इनमें पाई डिफरेंस रहेगा। हाँ मतलब शुरुआत वाला पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 पे एक्चुअली क्या है, इस वेव में पहली वाली जो वेव है इसका t इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है ये
ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, और इसका ये जो पार्टिकल है ये नेगेटिव साइड में जा रहा है t इक्वल टू 0 पे। बस ये फर्क है, देखो तो बाकी दोनों वेव एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हो सकता है बुक्स में कभी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हो, कभी के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो उसमें इतना वो नहीं फर्क महसूस करना है। केवल t इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन दोनों की अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में जैसे लिखा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बताओ कि अगर हम y का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ये हमको क्या मिलेगा? व्हाट इज डेल वाई अपॉन डेल टी? डेल वाई अपॉन डेल टी क्या कहलाएगा? तो हम वीपी बोल सकते हैं, यस सर। बनेगा पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है ना, वीपी क्या बनेगा? पार्टिकल वेलोसिटी। देखो ध्यान रखना, दो वेलोसिटी हैं, एक तो वी वेलोसिटी है, वी वो वेलोसिटी है जो जिससे वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, और एक पार्टिकल वेलोसिटी है। पार्टिकल मतलब पार्टिकल जो अप डाउन मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो तो पार्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी नहीं होगी? पार्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो जीरो पार्टिकल वेलोसिटी होगी। तो पार्टिकल वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे अलग अलग है, लेकिन ये जो वेव वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी जब तक मीडियम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना कि दो दो वेलोसिटी कैसे हो गई। अच्छा, अगर हम इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो ये हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया पार्टिकल एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर हम इस y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या इसको हम लोग स्लोप ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स या फिर स्लोप ऑफ स्नैपशॉट बोल सकते हैं? ये बताओ, स्लोप ऑफ स्नैपशॉट। यस सर। अब इसमें देखना ध्यान से जरा, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें जिससे वो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला टर्म हट जाए, तो क्या देखो इनसे कुछ एक रिलेशन ऐसा आ जाएगा दैट डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। देखो है या नहीं है? और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी और इनटू स्लोप। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के एक्चुअली दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि अगर हमको पार्टिकल की लोकेशन पता है, टाइम पता है, तो हम पार्टिकल वेलोसिटी बता सकते हैं। लेकिन अगर टाइम और लोकेशन नहीं पता है, कई बार ऐसा होगा कि हमें सिर्फ स्लोप पता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये ओमेगा अपॉन के को हमने वी कैसे लिख दिया, वी वेव, इसमें कोई डाउट बताओ भाई? ओमेगा अपॉन के, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू और के को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। क्यों भाई? तो ये न्यू लैम्डा आ जाएगा, न्यू लैम्डा यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन के इज ऑल्सो वेव वेलोसिटी। देख लो, यहीं तक रखते हैं इसमें आज लेक्चर में। कोई डाउट है बताओ यहाँ तक? सर ये स्लोप वाला नहीं समझ आई सर। समझना कुछ है ही नहीं, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन। मतलब इसको स्लोप बोल क्यों रहे हैं? dy अपॉन स्लोप क्यों बोल रहे हैं? सर ये ग्राफ से रिलेटेड है ना ऊपर, हाँ तो सर ग्राफ में तो सर डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप्स है। हाँ, तो ये मैंने कब कहा डिफरेंट पॉइंट? सारे पॉइंट पे सेम स्लोप है। ये स्लोप खुद ही अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, बट इस फंक्शन को हम स्लोप बोल सकते हैं ना। ये फंक्शन यही तो बता रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्स पे स्लोप अलग अलग होगा। Yes, sir.
हाँ ये है कि हमने अगर इस इक्वेशन को इससे रिलेट किया तो एक रिलेशन आ जा रहा है पार्टिकल वेलोसिटी में और स्लोप में, ये कह रहा हूँ। यस सर, यस सर। सर तो भी वी वेव कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्या कांस्टेंट रहेगा? वी वेव तो Veloc- ये वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी, वेव वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वो तभी चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा, और कैसे चेंज होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पार्टिकल्स फेज इस पे डिस्कशन है, पहला लेक्चर जो है। ठीक है, फिर चलो फिर नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं।